क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे वैक्सीन के प्रयोग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन 1, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ऑप्शन 2, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ऑप्शन 3, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। ऑप्शन 4, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। जब बात होती है वैक्सीन के प्रयोग द्वारा जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, इसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी या कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई रोग ना हो, जैसे कि पोलियो है, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, तो इसकी वैक्सीन पहले ही उन लोगों में इंजेक्ट कर दी जाती है। वैक्सीन के द्वारा जब कोई भी पैथोजन, वो चाहे डेड फॉर्म में हो, लाइव फॉर्म में हो या एटेन्यूएटेड फॉर्म में हो, जब इंजेक्ट किया जाता है शरीर में, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी शरीर के लिए प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो भी भविष्य में बीमारियां होने की संभावना है, वो बीमारियां उस व्यक्ति को या उस बच्चे को जिसने पोलियो की ड्रॉप पी है, उसको पोलियो की संभावना नगण्य हो जाए। तो ये कैसे होता है? ये होता है वैक्सीन के प्रयोग द्वारा, और वैक्सीन के यूज द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है शरीर में, इसको आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औषधि प्रयोग चार्ट की समीक्षा करते समय नर्स ने देखा कि एम्पिसिलिन का इंजेक्शन 500 mg ओडी होना चाहिए। उपलब्ध स्टॉक 1 ग्राम पर 5 ml है। नर्स द्वारा रोगी को कितनी मात्रा में औषधि दी जानी चाहिए? 10 ml, 5 ml, 20 ml एंड 2.5 ml। देखिए, एक मरीज है, उसको 500 mg का एम्पिसिलिन इंजेक्शन लगाया जाना है, जबकि जो स्टॉक में उपलब्ध है ये है 1 ग्राम पर 5 ml के रूप में। तो 1 ग्राम 5 ml में कितना हो रहा है? 1 ग्राम हो रहा है, तो 2.5 ml में कितना होगा? ये होगा 500 mg। इसका आधा करेंगे तो 500 mg हो जाएगा। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। औषधि प्रयोग चार्ट में Q4H का अर्थ क्या होता है? दिन में 6 बार, दिन में 2 बार, दिन में 4 बार और दिन में 3 बार। देखिए, Q4H का अर्थ होता है कि ये दवा है, ये दिन में 6 बार लेनी है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। औषधि प्रयोग चार्ट में Q4H का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन 1, दिन में 6 बार। ऑप्शन 2, दिन में 2 बार। ऑप्शन 3, दिन में 4 बार। ऑप्शन 4, दिन में 3 बार। तो देखिए, ये जो Q4H का अर्थ होता है कि एवरी 4 आवर क्या करना है? ये जो दवा आपको दी जा रही है डॉक्टर के द्वारा, इसमें आपको प्रत्येक 4 घंटे में ये दवा लेनी है। जब प्रत्येक 4 घंटे में दवा लेनी है, तो इसका मतलब है कि इसको दिन में 6 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा टाइम कितना होता है? 24 आवर्स का होता है, एक पूरा दिन और रात मिला करके। जब इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक 4 घंटे में ये दवा पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि ब्रीच डिलीवरी को प्रबंधित करने के लिए उपयोग नहीं की जाती है? ऑप्शन 1, हेमलिच मैन्यूवर। ऑप्शन 2, वंस मार्शल टेक्निक। ऑप्शन 3, लोवेस्ट मैन्यूवर। ऑप्शन 4, पिनार्ड मैन्यूवर। यहाँ पर जब किस की बात हो रही है, ब्रीच डिलीवरी की बात हो रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए जो मेथड प्रयोग नहीं की जाएगी उसको हेमलिच मेथड बोलेंगे। अब बात करते हैं ये हेमलिच मेथड किस में प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कि हेमलिच मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें चोकिंग के समय, चोकिंग का मतलब होता है जैसे उसके गले में, किसी व्यक्ति के गले में कुछ फंस जाए, कुछ टुकड़ा फंस जाए, खाने का टुकड़ा चला जाए, तो इस प्रकार से, या उसके पेट में कुछ ऐसी अनवांटेड चीज गले में जाकर के अटक जाए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बेंड, पीछे से जब बैक पे थपथपाना, थपथपी दे करके जो भी टुकड़ा बाहर निकालते हैं, ये हेमलिच मैन्यूवर में आता है। और इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं हम लोग कि हेमलिच मैन्यूवर
डिलीवरी को मैनेज करने के लिए नहीं होता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 मांटुक्स टेस्ट, ऑप्शन 2 विडाल टेस्ट, ऑप्शन 3 लिप्रोमेन टेस्ट, ऑप्शन 4 बेंगल टेस्ट। तो जब भी माल न्यूट्रिशन की बात होती है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की बात होती है, तो इसका जो आकलन किया जाता है ये होता है बेंगल टेस्ट से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध परिरक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है इंसिनरेशन, पाश्चराइजेशन, टिंडलाइजेशन या इंस्पीसेशन। दूध परिरक्षण मीन्स होता है दूध को जैसे खराब ना हो, मिल्क हमारा अच्छा बना रहे, एज इट इज बना रहे काफी समय तक। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक मेथड अपनाते हैं जिसे पाश्चराइजेशन मेथड कहते हैं। जब भी आप लोग मार्केट से दूध खरीदें तो उसमें जो पैकेट है उसमें स्पेशली लिखा होता है कि पाश्चर्ड मिल्क। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्फिनॉइड बोन के हाइपोफाइसियल फोसा में स्थित ग्रंथि कौन सी होती है? थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अवटु ग्रंथि एंड पीयूष ग्रंथि। तो स्फिनॉइड बोन के जो हाइपोफाइसियल फोसा में स्थित ग्रंथि होती है ये होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सब्सटेंसिया निग्रा में कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है? ऑप्शन 1 एपिनेफ्रिन, ऑप्शन 2 सेरोटोनिन, ऑप्शन 3 नॉर एपिनेफ्रिन, ऑप्शन 4 डोपामीन। तो इसमें जो डोपामीन हार्मोन होता है ये सब्सटेंसिया निग्रा में उत्पादित होता है या प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसका 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के तापमान में अचानक गिरावट के बजाय कुछ दिनों में धीरे धीरे होने वाली कमी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 ट्रू क्राइसिस, ऑप्शन 2 फॉल्स क्राइसिस, ऑप्शन 3 रिगर, ऑप्शन 4 लिसिस। देखिए जब बॉडी का तापमान अचानक गिर जाता है तो इसको तो क्राइसिस बोलते हैं, ट्रू क्राइसिस बोला जाता है। लेकिन यदि ये धीरे धीरे कुछ दिनों में कम हो रहा है, अचानक से गिरावट नहीं आ रही है, तो इसको लिसिस या अपघटन बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ब्लाइंड स्पॉट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 फोबिया ओबेलिस, ऑप्शन 2 फोबिया सेंट्रालिस, ऑप्शन 3 ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन 4 मैक्यूला ल्यूटिया। तो यहाँ पर जो ब्लाइंड स्पॉट होता है इसको ऑप्टिक डिस्क बोला जाता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विब्रियो समूह के जीवाणु किस आकृति के होते हैं? ऑप्शन 1 अल्पब्राम, ऑप्शन 2 कुंडल जिसको कि इंग्लिश में स्पाइरल बोलते हैं, और छड़नुमा इंग्लिश में इसको बेसिलस बोला जाता है, रॉड शेप्ड और बेरी। इस प्रकार से जो विब्रियो होते हैं ये कॉमा शेप्ड होते हैं और इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी इंसुलिन के कार्य हैं? पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजन उत्पत्ति में वृद्धि करता है, दूसरा है ग्लूकोसन वजनन में कमी करता है, तीसरा ग्लाइकोजन लिसिस में वृद्धि करता है और चौथा वसा जनन में वृद्धि करता है। तो जब बात होती है इंसुलिन के कार्यों की तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसुलिन ये पेंक्रियाज से निकलता है और पेंक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं उनसे निकलने वाला हार्मोन होता है और इसका जो कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। इस प्रकार से ये निम्नलिखित में से एक को छोड़ करके सभी कार्य करेगा। तो इसमें तीसरा कार्य ये इसका नहीं होता है, क्योंकि जो तीसरा काम होता है ग्लाइकोलिसिस, ये काम होता है ग्लूकेगॉन का। ग्लूकेगॉन करता क्या है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रेन लोब मुख्य रूप से स्वाद, दर्द, स्पर्श, तापमान और दाब की व्याख्या से संबंधित है? फ्रंटल लोब, ऑप्शन 2 पैराइटल लोब, ऑप्शन 3 टेम्पोरल लोब, ऑप्शन 4 ऑक्सीपिटल लोब। तो एक ऐसा ब्रेन लोब है जो कि स्वाद के लिए, दर्द के लिए, स्पर्श के लिए, टच के लिए, टेम्परेचर और प्रेशर से संबंधित होता है, इसको टेम्पोरल लोब बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्स किसी वयस्क रोगी का कार्डियोवैस्कुलर जांच कर रही थी। उसने स्टेथोस्कोप को बाएं पुरोस्थी किनारे के चौथे अंतरा परसुका स्थान पर रखा। उसने किस क्षेत्र की जांच की? ऑप्शन 1 ट्राइकस्पिड एरिया,
ऑप्शन 2 पल्मोनिक एरिया, ऑप्शन 3 एओर्टिक एरिया और ऑप्शन 4 है मिट्रल एरिया। तो यहाँ पर जो उसने जांच की जिस स्थान की, ये है ट्राइकस्पिड एरिया, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत सुमेलित युग्म को पहचानें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा मैच नहीं करता है। थायमिन के सामने बेरी बेरी लिखा है, नियासिन, पैलेग्रा, विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन ए, स्कर्वी। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बेरी बेरी जो रोग होता है B1 की कमी से होता है, और B1 का जो रासायनिक नाम होता है ये थायमिन होता है। पैलेग्रा नियासिन की कमी से होता है, और ये इसका सही है ऑप्शन। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी यहाँ पर विकल्प सही है। जबकि जो स्कर्वी डिजीज होती है ये विटामिन सी की कमी से होती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन का ही चयन करना था, इस प्रकार से ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोस्कोपी पर पाउडर बर्न की उपस्थिति किसका संकेत देती है? ऑप्शन 1 पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन 2 यूट्राइन प्रोलैप्स, ऑप्शन 3 हाइडेटी फॉर्मोल, ऑप्शन 4 एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें जब बात होती है लेप्रोस्कोपी का पर, तो पाउडर बर्न की जो प्रेजेंस होती है ये संकेत देती है किसका? पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप का संपर्क किसके निर्माण में सहायक है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी। तो धूप का संपर्क किसके निर्माण में सहायक होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो धूप का संपर्क है ये विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ऑप्शन 1 अपेंडिक्स, ऑप्शन 2 लीवर, ऑप्शन 3 डिओडेनम, ऑप्शन 4 जेजुनम। सीक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन की बात होती है तो यहाँ पर अपेंडिक्स से कुछ स्रावित होता ही नहीं है, क्योंकि यदि कुछ स्रावित होता तो इसमें गया हुआ खाना सड़ता नहीं, और अपेंडिसाइटिस की इन्फेक्शन नहीं होता, और इसके जो है सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला तो ऑप्शन किसी भी प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो अब जो सही ऑप्शन है, सीक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन एंजाइम ये डिओडेनम या ग्रहणी से निकलते हैं, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फिल इन द ब्लैंक को छोड़कर शेष सभी ट्रिपल शुगर आयरन एगार के घटक हैं। ऑप्शन 1 सुक्रोज, ऑप्शन 2 फ्रक्टोज, ऑप्शन 3 लैक्टोज एंड ऑप्शन 4 ग्लूकोज। तो इनमें से सभी जो है ट्रिपल शुगर आयरन के घटक हैं, तो इनमें जो घटक नहीं है वो है फ्रक्टोज, और बाकी जो सुक्रोज एंड लैक्टोज और ग्लूकोज ये किसके घटक हैं? ट्रिपल शुगर आयरन अगार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक है? ऑप्शन 1 नेट ईएन, ऑप्शन 2 मालाडी, ऑप्शन 3 नॉरप्लांट, ऑप्शन 4 माला एन। देखिए इसमें पहले तो ये ऑप्शन आपके माला डी और माला एन ये कट जाएंगे, क्योंकि ये ओरली लिए जाती हैं, आपको अच्छी तरह पता है। जबकि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है नॉर इथीस्टीरोन इनान्थेट, इसका फुल फॉर्म होता है, जो यहाँ पे बात की गई है नेट ईएन की, तो ये इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कावासाकी रोग का विशिष्ट लक्षण है? तो कावासाकी रोग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन है पीटर हेपेटिकस, दूसरा ऑप्शन है बीफी रेड टंग, थर्ड है स्ट्रॉबेरी टंग एंड फोर्थ है कैपट मेडुसा। तो यहाँ पर जो कावासाकी रोग का जो विशिष्ट लक्षण होता है ये होता है स्ट्रॉबेरी टंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीघ्र निदान और त्वरित उपचार किसके घटक हैं? ऑप्शन 1 प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन 2 सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन 3 प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, ऑप्शन 4 टर्सरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पर जब शीघ्र निदान और त्वरित उपचार ये घटक होते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के, क्योंकि प्राइमरी प्रिवेंशन में तो वैक्सीनेशन वगैरह आता है, बचाव वगैरह आता है, तो इसलिए प्राइमरी नहीं होगा। जब बात होती है कि शीघ्र निदान हो जाए, जैसे कोई
एंडेमिक फैली हुई हो बीमारी बड़े क्षेत्र में, और तो उसमें सबसे पहले उसका निदान किया जाता है, टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि ये बीमारी जनता में है या नहीं है, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में रोगी मनगढ़ंत बातें करके अपनी मेमोरी गैप्स की पूर्ति करता है? ऑप्शन 1 फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ऑप्शन 2 कन्फेबुलेशन, ऑप्शन 3 टंगेसियलिटी, ऑप्शन 4 नियोलोगिज्म। तो जब बात होती है, कोई व्यक्ति है, मानसिक रोगी है और अपनी ऐसी बात कर रहा है जिसका कोई संभावना नहीं है सत्य होने की, मनगढ़ंत बातें हैं उसकी, तो इनको वो अपना क्या करता है, अपनी संतुष्टि के लिए ऐसा करता है, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी संतुष्टि, अपनी बातें जो भी मनगढ़ंत है वो बोल देगा, तो उसको एक प्रकार की, विशेष प्रकार की संतुष्टि, अच्छा महसूस होता है, तो इसको बोलते हैं कन्फेबुलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगैंग्लियोनिक मेगाकोलन रोग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 हर्शस्प्रंग्स डिजीज, ऑप्शन 2 सीलियक डिजीज, ऑप्शन 3 पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन 4 कार्डियोचेलेसिस, कार्डियोकैलेसिया। तो यहाँ पर जब बात होती है अगैंग्लियोनिक मेगाकोलन की, तो इसमें कोलन में सूजन आ जाती है, और इस प्रकार से इसका जो अन्य नाम है ये हर्शस्प्रंग्स डिजीज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, घातक एनीमिया जिसको कि परनीसियस एनीमिया भी बोलते हैं, तो ये किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B5 एंड विटामिन सी। तो घातक एनीमिया मींस परनीसियस एनीमिया, और ये कमी होती है विटामिन B12 की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। इस प्रकार के एनीमिया में जो इंटेस्टाइनल लेयर होती है या जो स्टमक लेयर होती है, ये विटामिन B12 का अवशोषण नहीं कर पाती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं जिसके कारण विटामिन B12 की शरीर में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार का एनीमिया घातक एनीमिया या परनीसियस एनीमिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है क्यू बुखार का? ऑप्शन 1 क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ऑप्शन 2 कॉर्निबैक्टीरियम, ऑप्शन 3 कॉक्सिएला वर्नेटी एंड फोर्थ ट्रेपोनोमा पैलिडम। तो यहाँ पर जो क्यू फीवर है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है कॉक्सिएला वर्नेटी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन सबसे अधिक देखा जाता है? प्लेल चेस्ट, ऑप्शन 2 कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, ऑप्शन 3 कार्डियक टेम्पोनेट, ऑप्शन 4 ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे। तो यहाँ पर जो बात हो रही है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन की, तो ये देखा जाता है किसमें? फ्लेल चेस्ट में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय का एक दुर्लभ विकार है जिसमें सामान्य रूप से 2 वाहिकाओं के बजाय एक सामान्य रक्त वाहिका हृदय से निकलती है? ऑप्शन 1 टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ऑप्शन 2 ट्रंकस आर्टेरियोसस, ऑप्शन 4 ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज एंड ऑप्शन 4 पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो एक ऐसा रेयर डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है कि सामान्य नॉर्मली 2 वेसल्स के बजाय एक वेसल्स ही, ब्लड वेसल ही हृदय से निकल रही है, तो इसको ट्रंकस आर्टेरियोसस बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम सामान्यतः तीव्र मस्तिष्कावृत्ति, एन्सेफेलोपैथी और यकृत विफलता से को दर्शाता है? ऑप्शन 1 रेज सिंड्रोम, ऑप्शन 2 क्री चैट सिंड्रोम, ऑप्शन 4 एंजलमैन सिंड्रोम, ऑप्शन 4 एडवर्ड सिंड्रोम। तो यहाँ पर बात हो रही है एन्सेफेलोपैथी और लिवर फेल्योर की, तो ये दर्शाता है रेज सिंड्रोम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग में ललाट और शंखपाली के असममित शोष या क्षीणता के साथ मनोभ्रंश का लक्षण होता है? ऑप्शन 1 गैंसर रोग, ऑप्शन 2 जैकब रोग, ऑप्शन 3 एस्पर रोग, ऑप्शन 4 पिक्स डिजीज। तो इसमें जो बात होती है ये होती है पिक्स डिजीज में। तो पिक्स डिजीज में क्या होता है? पिक्स डिजीज एक प्रकार की फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया इसको कहते हैं, FTD। और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया जो एक डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है, डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज है, तो अधिकतर देखी गई है 65 साल के नीचे के लोगों में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
Which procedure involves giving a synchronized counter shock to convert an undesirable rhythm to a stable rhythm? Option 1 cardioversion, option 2 cardiac stimulator, ऑप्शन 3 डिफिब्रिलेटर, ऑप्शन 4 पेसमेकर। करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कार्डियोवर्जन। तो यहाँ पर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि एक सिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक टू कन्वर्ट एन अनडिजायरेबल रिदम टू ए स्टेबल रिदम। तो एक क्या करते हैं, अनडिजायरेबल रिदम को किसमें चेंज करते हैं, स्टेबल रिदम में, तो इसको कार्डियोवर्जन बोला जाता है इस प्रोसीजर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस आयु में शिशु के लिए अपना सिर नियंत्रित करना संभव हो जाता है? ऑप्शन 1 3 महीने, ऑप्शन 2 1 महीने, ऑप्शन 3 3 सप्ताह एंड 2 सप्ताह। तो जो अपना शिशु कितने महीने में नियंत्रित कर लेता है अपना सिर, तो ये कर लेता है 3 महीने में, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से वेक्टर जनित रोगों को नियंत्रित करना है? ऑप्शन 1 IDDCP, ऑप्शन 2 NWSSP, ऑप्शन 3 RNTCP एंड ऑप्शन 4 NVVDCP। तो जब बात होती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में, तो और इसमें क्या हो रहा है कि वेक्टर बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो ये होता है NVVDCP, जिसको नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम भी बोलते हैं। और इसमें 6 बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। ये 6 बीमारियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि डेंगू डेंगू हो गई है, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, चेई एंड कालाजार। ये 6 बीमारियों को NVVDC में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दशा फाइलोड के चतुष्क में शामिल? निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त अन्य सभी एडिज मच्छर द्वारा फैलते हैं? ऑप्शन 1 निपाह वायरस, ऑप्शन 2 जीका वायरस, ऑप्शन 3 चिकनगुनिया एंड ऑप्शन 4 डेंगू वायरस। तो यहाँ पर जो ये 3 हैं, ये सभी एडिज मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। जीका वायरस हो, चिकनगुनिया और डेंगू हो, जबकि निपाह वायरस ये मच्छर से नहीं फैलता है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ईसीजी क्या निरूपित करता है? आपके सामने एक ईसीजी का यहाँ पर फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ईसीजी है, तो ये क्या निरूपित कर रहा है? ऑप्शन 1 एट्रियल फ्लटर, ऑप्शन 2 वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ऑप्शन 3 एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन 4 वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो यहाँ पर ये जो निरूपित कर रहा है, ये निरूपित करता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को। अब इसमें जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होती है, एक ऐसी समस्या होती है जिसमें कि रैपिड हार्टबीट हो जाती है, किसमें? वेंट्रिकल्स में, जो कि लोअर चैम्बर्स होते हैं। तो 100 से अधिक इसमें हार्टबीट देखने को मिलती है। और इसमें जो नॉर्मल हार्टबीट होती है 100 होती है, लेकिन इसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हार्टबीट काफी अधिक बढ़ जाती है। तो ये जो ईसीजी निरूपित कर रहा है, ये कर रहा है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बेंजोडाइजिपिन का एंटीडोट है? ऑप्शन 1 प्रोटामीन, ऑप्शन 2 डाइमरकैप्रोल, ऑप्शन 3 नियोस्टिगमीन एंड ऑप्शन 4 फ्लूमाजेनिल। देखिए, जब बात हो रही है यहाँ पर बेंजोडाइजिपिन की, तो इसका जो एंटीडोट होता है, ये होता है फ्लूमाजेनिल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य एजेंसी ने पूरे विश्व में मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 1913 में अपनी गतिविधियां शुरू की थीं? ऑप्शन 1 फॉर्ड फाउंडेशन, ऑप्शन 2 द कोलंबो प्लान, ऑप्शन 3 इंटरनेशनल रेड क्रॉस, ऑप्शन 4 रॉकफेलर फाउंडेशन। तो यहाँ पर रॉकफेलर फाउंडेशन ने अपने पूरे विश्व में मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 1913 में अपनी जो भी गतिविधियां थी, इनको शुरू किया था, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों के स्पोर्स के अतिरिक्त शेष सभी को मारने की विधि क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन, कॉन्टामिनेशन, इंसिनरेशन, स्टरलाइजेशन। यहाँ पर जब भी किसी भी
माध्यम से स्पोर्स तो खत्म ना हो, लेकिन बाकी जो शेष अतिरिक्त चीजें हैं वो सभी किल्ड हो जाएं, तो उसको डिसइंफेक्शन या कीटाणु शोधन कहा जाता है। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1 1965, ऑप्शन 2 1975, ऑप्शन 3 1955, ऑप्शन 4 1945। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत फाइलेरिया को रोकने के लिए 1955 में की गई थी, इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमडब्ल्यू नियम 2016 के अनुसार टूटे हुए कांच को कचरे की किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए नियम बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 2016 में। और इसमें जो भी टूटा हुआ कांच है इसको नीले रंग के डिब्बे में डिस्कार्ड करना होता था, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डाउन सिंड्रोम के निदान के लिए त्वरित परीक्षण, जिसको कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट भी कहते हैं, में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट में क्या शामिल नहीं है ये देखते हैं। ऑप्शन 1 सीरम प्रोलैक्टिन लेवल, ऑप्शन 2 सीरम एस्ट्रियोल लेवल, ऑप्शन 3 अल्फा फीटोप्रोटीन एंड ऑप्शन 4 एससीजी। तो डाउन सिंड्रोम के लिए जो टेस्ट कराते हैं कि कहीं पे जो गर्भ में पल रहा बच्चा कहीं डाउन सिंड्रोम से पीड़ित तो नहीं है, तो इसके लिए ट्रिपल मार्कर टेस्ट कराया जाता है। और ट्रिपल मार्कर टेस्ट में देखते हैं क्या क्या, सीरम एस्ट्रियोल लेवल देखा जाता है, अल्फा फीटोप्रोटीन का स्तर देखा जाता है और एससीजी का लेवल भी चेक किया जाता है। जबकि यहाँ पर जो सीरम प्रोलैक्टिन लेवल है ये चेक नहीं करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है और हम लोगों को यहाँ पर गलत ऑप्शन ही फाइंड करना था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जमशीदी ट्रेफिन सुई का सामान्यतः किस लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 बोन मैरो बायोप्सी, ऑप्शन 2 एस्क्रोटॉमी, ऑप्शन 3 डेब्रीमेंट, ऑप्शन 4 क्रैनियोटॉमी। तो यहाँ पर जमशीदी ट्रेफिन नीडल का जो प्रयोग होता है ये होता है बोन मैरो बायोप्सी में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शहरी मलेरिया योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1 1992, ऑप्शन 2 1971, ऑप्शन 3 सन 2000 एंड ऑप्शन 4 1904। यहाँ पे शहरों में मलेरिया की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, ये 1971 में चलाया गया था, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावैलेंट वैक्सीन देने का रूट क्या है? ऑप्शन 1 सबक्यूटेनियस, ऑप्शन 2 इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन 3 इंट्राडर्मल, ऑप्शन 4 इंट्रावीनस। पेंटावैलेंट वैक्सीन ये इंट्रामस्कुलर या आईएम दी जाती है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोडायलिसिस में ब्लड के क्लॉट्स रोकने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 एस्पिरिन, ऑप्शन 2 हिपेरिन, ऑप्शन 3 प्रोटामिन, ऑप्शन 4 एट्रोपिन। तो जब ये हीमोडायलिसिस में जो भी ब्लड क्लॉटिंग है उसको रोकने के लिए हिपेरिन का यूज करते हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ज्ञात करने के लिए मूत्र में 24 घंटे तक पेनिलिन मेंडेलिक एसिड की जांच की जाती है? ऑप्शन 1 कॉन्स सिंड्रोम, ऑप्शन 2 कुशिंग डिजीज, ऑप्शन 3 फियोक्रोमोसाइटोमा, ऑप्शन 4 हॉर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पर बेनिलिल एनिल मेंडेलिक एसिड की जांच की जाती है 24 घंटे तक यूरिन में, और ये होती है फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी इबोला वायरस। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो भी रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स मीन्स जैसे कि फ्रूट बैट्स हो गया, एक प्रकार का ये मेमल्स होता है जो कि किसी फल को खाता है, तो फल जब कोई मनुष्य खा लेता है तो मनुष्य में इन्फेक्शन उसके द्वारा हो जाता है। फिर क्या होता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट है, जैसे कि कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स है, इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड्स है, इनके द्वारा ह्यूमन टू ह्यूमन फिर ये बीमारी फैलती जाती है। तो यहाँ पर जो रोडेंट्स मीन्स होते हैं कुतरने वाले, जैसे कि बैट्स मीन्स है, आप समझ सकते हैं चमगादड़, जो उड़ने वाले चमगादड़ हैं, वो किसी पेड़ पे बैठे, पेड़ में जो फल लगा था उसको उन्होंने इन्फेक्टेड किया, उसके बाद जैसे ही मनुष्य ने उसको खाया तो मनुष्य इन्फेक्टेड हो गया। तो मनुष्य जब इन्फेक्टेड हो गया तो ह्यूमन टू ह्यूमन फिर कांटेक्ट होगा, जिसका अभी बता चुके हैं हम आपसे, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट जैसे कि ब्लड है, फ्लूइड्स हैं
और इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, तो इसके कारण ये इन्फेक्शन फैलता जाता है। तो इसका जो इसमें से जो ट्रांसमिट होने वाला डिजीज है वो होती है इबोला वायरस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इबोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज फाउंड इन सिस्टिक फाइब्रोसिस? सिस्टिक फाइब्रोसिस में किस प्रकार का मोड ऑफ इनहेरिटेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑप्शन सी मल्टीटैक्टोरियल इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो इसमें पहले तो ये समझेंगे कि ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है ये क्या होता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस मीन्स होता है कि जैसे अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो सीक्रेशंस हैं, मान के चलिए यहाँ पे ये गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन निकलता है स्टोमक में। जब ये जो सीक्रेशंस हैं ये कुछ ज्यादा ही क्या हो जाए, थिक हो जाए, स्टिकी हो जाए, गाढ़े हो जाए अत्यधिक, तो जिसके कारण ये जहां पर निकल रहे हैं उस जगह को ही ब्लॉक कर दें, तो इस कंडीशन को बोला जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस अभी और भी कई जगह ये घटना होती है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स में पसीना निकलता है, तो जब पसीना हद से ज्यादा थिक हो जाए, या डाइजेस्टिव सीक्रेशन है, म्यूकस निकल रहा है, तो म्यूकस थिक हो जाए, तो ये क्या करते हैं कि जहां से ये निकल रहे हैं वहां की जगह को ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो इस कंडीशन को बोला जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसका जो इनहेरिटेंस होता है, यहाँ पर पूछा गया इनहेरिटेंस मीन्स होता है माता पिता से बच्चों में जाना इस बीमारी का, तो ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव पर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच इज अ परसेप्शन डिसऑर्डर? ऑप्शन ए डिल्यूजन, ऑप्शन बी एपैथी, ऑप्शन सी हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन डी ऑब्सेशन। परसेप्शन डिसऑर्डर के संबंध में यहां पर पूछा गया था, तो यहां पर जो हेल्यूसिनेशन होता है, हेल्यूसिनेशन इसको क्या कहते हैं, परसेप्शन डिसऑर्डर कहते हैं। और इसमें कुछ और 5 टाइप के हेल्यूसिनेशंस होते हैं, जैसे टैक्टाइल, ऑडियो, गस्टेटरी, विजुअल और ऑल्फैक्टरी। मींस इसमें होता है कि जैसे कि तो हेल्यूसिनेशन एक प्रकार का मतिभ्रम होता है, तो इसलिए मतिभ्रम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि देखने का मतिभ्रम है, कोई ऐसी चीज देखना जो कि उपस्थिति नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, विजुअल कहते हैं। कोई ऐसी बात सुनना जो वास्तव में ऐसा कहीं सुनाई भी नहीं दे रहा हो, कोई आवाज भी नहीं आ रही हो, तो उसका श्रवण करना, सुनना, ये भी एक प्रकार का ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होता है। एक होता है घ्राण संबंधी हेल्यूसिनेशन, उसको हिंदी में कहते हैं, जबकि ऑल्फैक्टरी कहते हैं कुछ ऐसी बातों की गंध महसूस करना, कुछ ऐसी चीजों की गंध महसूस करना जो कि वास्तव में पॉसिबल नहीं है या वास्तव में कुछ ऐसा उपस्थित नहीं है। तो ये हेल्यूसिनेशन के 5 प्रकार होते हैं। तो चेंज इन परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स होता है धारणा, अपनी एक धारणा बना लेना, ठीक है। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, किसी की बात नहीं सुनता है, जो उसको समझ में आता है वो वही करता है। और ये परसेप्शन मीन्स हेल्यूसिनेशन ये क्या होता है, 5 प्रकार का होता है, जैसा कि आपको बता दिया गया है अभी। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। तो ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग मीन्स होता है जैसे किसी ने कीटनाशक ले लिया है, पेस्टिसाइड ले लिया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी इस प्रकार की दवाएं, जैसे कि चूहे मारने वाली दवा है, या जो फसलों पे जो कीटाणु होते हैं, फसलों पर जो कीट लग जाते हैं, उनको मारने की जो दवाई होती हैं, यदि किसी व्यक्ति ने ये ले ली है, तो उससे क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है कि एसिटिलकोलिन एस्टरेज एक एंजाइम होता है, इसका सीक्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। जब इसका सीक्रेशन अवरुद्ध हो जाता है तो क्या होता है कि एसिटिलकोलिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब एसिटिलकोलिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि इसको तोड़ने वाला जो एंजाइम है एसिटिलकोलिन एस्टरेज, ये बाधित हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के कारण। तो जब ये बॉडी में अत्यधिक बढ़ जाएगा एसिटिलकोलिनर्जिक, तो इससे क्या है, कोलिनर्जिक इफेक्ट एसिटिलकोलिन बॉडी में बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि बॉडी में कोलिनर्जिक इफेक्ट देखने लगेगा। इसको काउंटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दवा देंगे जिसको बोला जाता है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। और यहाँ पर जो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है यह एट्रोपिन सल्फेट होती है, जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो कोलिनर्जिक इफेक्ट है उसको काउंटर करने का काम करती है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एट्रोपिन सल्फेट। तो पुनः एक बार आप लोग समझ लीजिए कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का मतलब होता है पेस्टिसाइड से, कीटनाशक से जो दवाएं फसलों में डाली जा रही हैं, फसलों में छिड़की जा रही हैं,
कीटाणुओं को मारने के लिए कई प्रकार के कीट उसमें लग जाते हैं फसल में, तो इसके कारण व्यक्ति में क्या हो जाएगा, एसिटिलकोलिन एस्टरेज एंजाइम बाधित हो जाएगा। ये एंजाइम करता क्या है कि एसिटिलकोलिन को तोड़ने का काम करता है। जब ये एंजाइम जब बाधित होगा तो ये एसिटिलकोलिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। जब ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, इसकी मात्रा शरीर में बहुत अधिक बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, एक कोलिनर्जिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा, जिसको काउंटर करने के लिए हम लोगों को मीन्स जो डॉक्टर्स हैं उस समय उनको क्या करना पड़ेगा, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स देने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है ये एट्रोपिन सल्फेट है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। The overall plan or blueprint for answering the research question is called option A research design, option B hypothesis, option C sample, option D analysis। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि एक ओवरऑल प्लान के बारे में बताना, एक ब्लूप्रिंट के बारे में बताना है जो किसी भी रिसर्च क्वेश्चन का आंसर दे सके। मान लीजिए कोई रिसर्चर है, शोधार्थी है, एक पर्टिकुलर उसने कोई एक विषय, एक टॉपिक चूज किया है, चुन लिया है एक टॉपिक का, तो उसके बारे में पूरा का पूरा ओवरऑल उसका प्लान क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है उसका, उसके बारे में पूरी डिटेल एकत्र करना, इसको कहा जाता है रिसर्च डिजाइन। इसको जिसको हिंदी में कहते हैं अनुसंधान डिजाइन। तो वह समग्र योजना, संरचना, रणनीति जो किसी अनुसंधान परियोजना को उसकी अवधारणा से लेकर आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण तक मार्गदर्शन प्रदान करती है, इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च डिजाइन। तो इसमें क्या होता है, ओवरऑल प्लान होता है। जबकि हाइपोथेसिस हुआ, सैंपल हुआ, एनालिसिस हुआ। हाइपोथेसिस के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो हाइपोथेसिस मींस होता है एक परिकल्पना, एक ऐसी धारणा जिसको ना सिद्ध किया जाता, जिसको स्वीकार न किया जा सके। तो ये तो इसमें क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि कभी कभी जब क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसका ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा इसका जो कि नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं हम लोग इलिमिनेशन मेथड। तो इसमें होता क्या है कि जो भी आपका आंसर नहीं हो सकता उसको अलग किया जाता है। जैसे सैंपल है, तो सैंपल मीन्स होता है एक छोटा सा कोई रिसर्च हो रही है तो रिसर्च के बारे में एक उसका बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, उसको सैंपल बोलेंगे। तो ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। एनालिसिस मीन्स होता है कि कोई किसी भी बात का विश्लेषण करना, तो यहाँ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है कि एक ओवरऑल प्लान बनाया जा रहा है, ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है एक रिसर्च के लिए। तो ये क्या होगा, एक रिसर्च डिजाइन होगी, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन COPD? ऑप्शन ए एस्थमा, ऑप्शन बी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन सी एम्फाइसीमा, ऑप्शन डी निमोनिया। अब यहाँ पर आपको क्रॉनिक, यहाँ पर क्या दिया है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में आपको पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो COPD के अंतर्गत इंक्लूडेड नहीं होती। तो देखिए COPD जैसे कि नाम है COPD मीन्स क्रॉनिक मीन्स अचानक नहीं होगी, बहुत पहले भी होगी, धीरे धीरे लगातार ये डिजीज रहती है। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स होता है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, रुकावट आ रही है। पल्मोनरी मीन्स रेस्पिरेटरी से संबंधित हो गई डिजीज। तो अब यहाँ पर जो रुकावट होती है अस्थमा में होती है, इसमें सांस लेने में परेशानी होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आएगा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी यही कंडीशन होगी और एम्फाइसीमा में भी ये कंडीशन होती है। जो COPD के अंतर्गत डिजीज सम्मिलित नहीं होती है, ये होती है निमोनिया, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वजाइनल एसिडिटी इज मेंटेन्ड बाय ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी डोडेलिन बैसिली, ऑप्शन सी म्यूकोबैसिली, ऑप्शन डी एसिडोबैसिलस। तो इसमें जो वेजाइना की जो एसिडिटी होती है, जो एक एसिडिक मीडियम होता है, वो किसके द्वारा मेंटेन रहता है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डोडेलिन बैसिली के द्वारा वेजाइना का जो बेसिक एसिडिक मीडियम होता है ये मेंटेन रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू द चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रस्त एक बच्चे में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने का प्राइमरी पर्पस होता है ये क्या होता है? ऑप्शन ए टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी टू डिक्रीज प्रोटीनूरिया, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें प्रोटीनूरिया, एडिमा, हाइपर बिलिरुबिनीमिया वगैरह
इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने का प्राइमरी प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि जो उसका प्रोटीन यूरिया है, यूरिन में प्रोटीन की समस्या है, उसको कम किया जा सके। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू डिक्रिएट प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एट्रोपिन सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर electroconvulsive therapy. Option A, to relax muscles. Option B, to alleviate anxiety. Option D, option C, as a short acting anesthetic. Option D, to reduce secretions. अब यहाँ पर एट्रोपिन सल्फेट का बात हो रही है, तो इसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मींस ईसीटी के पहले दिया जाता है। ऑप्शन 1 अहस्तक्षेपी नेतृत्व, ऑप्शन 2 लोकतांत्रिक, ऑप्शन 3 निरंकुश, ऑप्शन 4 सहभागी। देखिए, नेतृत्व एक ऐसी शैली होती है कि कई प्रकार की शैलियों से नेतृत्व किया जाता है। जैसे लोकतांत्रिक नेतृत्व है, ये सभी जो भी दिए गए हैं ये नेतृत्व के प्रकार ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है नियंत्रण की, कि एक व्यक्ति जब नियंत्रण कर रहा है, किसी समूह को नियंत्रित कर रहा है, तो इसको कहते हैं निरंकुश नेतृत्व। इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निरंकुश शब्द का मतलब है जिस पर कोई अंकुश या नियंत्रण ना हो। निरंकुशता का मतलब ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जहां किसी व्यक्ति या पार्टी के पास सर्वोच्च पूर्ण शक्ति हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस एक व्यक्ति के हाथों में किस प्रकार से इतने सारे लोग कठपुतली बने हुए हैं। तो ये क्या होती है? निरंकुशता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षार्थी को शिक्षक द्वारा परिभाषित एक ऐसी दुनिया में रखा जाता है जो एक वास्तविकता को प्रदर्शित करती है जिसके भीतर विद्यार्थी परस्पर क्रिया करते हैं। ऑप्शन 1 साइमुलेशन, ऑप्शन 2 सिंपोसियम, ऑप्शन 3 वर्कशॉप, ऑप्शन 4 डिस्कशन। तो एक ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें जो शिक्षार्थी होते हैं वो शिक्षक द्वारा परिभाषित एक दुनिया में क्या करते हैं? वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है अनुकरण करना या साइमुलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईक्यू स्कोर 15 वाले बच्चे को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन ए गंभीर मानसिक मंदता, ऑप्शन 2 गहन मानसिक मंदता, ऑप्शन 3 मध्यम मानसिक मंदता, ऑप्शन 4 अल्प मानसिक मंदता। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि आईक्यू मीन्स होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, यानी कि बुद्धि लब्धि। तो किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता कितनी है, स्मरण शक्ति कितनी है, तर्क करने की शक्ति कितनी है, इसका जो माप है ये आईक्यू कहलाता है। अब इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है आईक्यू की, ये होती है 90 से 110। जब नॉर्मल एक एवरेज है 90 से 110 होता है, तो यहाँ पर जो आईक्यू मान है ये 15 दिया गया है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है। तो इस प्रकार से ये जो बुद्धि है ये आईसीयू में पहुंच चुकी है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 सही होगा, गहन मानसिक मंदता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग एक चार्ट के द्वारा देख सकते हैं किस प्रकार से जो आईक्यू का फॉर्मूला होता है ये होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या है? आईक्यू का फॉर्मूला होता है। और ये एक टेबल दी गई है, एक सरणी दी गई है जिसमें 91 से 110 ये एवरेज मानी गई है, और उसके ऊपर ये बुद्धिमत्ता बढ़ती जाती है और नीचे कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डायग्नोसिस ऑफ obesity कैन बी डन बाय कैलकुलेटिंग BMI which stands for। obesity मीन्स मोटापा। इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग BMI का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है कि इस BMI का जो फुल फॉर्म होगा ये क्या होगा। BMI मीन्स होता है ऑप्शन 1 जो यहाँ पर दिया गया है, A बॉडी मास इंडेक्स, B बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स, C बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, D बॉडी मास इंडेक्स। BMI मीन्स होता है बॉडी मास इंडेक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D।
अब यदि किसी व्यक्ति का बीएमआई निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला से आप बीएमआई निकाल सकते हैं, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो किसी भी व्यक्ति का बीएमआई निकालने का एक फॉर्मूला है कि जो उसका वजन है किलोग्राम में लेंगे और उसकी लंबाई मीटर में लेकर के उसका स्क्वायर करेंगे, इसमें भाग देने पर जो भी वैल्यू निकलेगी वो बीएमआई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर। जो भी ब्रेस्ट कैंसर के सामान्य लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, साइन होते हैं, संकेत होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑप्शन 1, लंप और थिकनिंग इन द ब्रेस्ट। बी, अ चेंज इन साइज ऑफ ब्रेस्ट। सी, डिस्चार्ज फ्रॉम निपल्स। डी, ऑल ऑफ अबव। जब भी बात होती है ब्रेस्ट कैंसर की तो ये जो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं ये सभी ब्रेस्ट कैंसर के संकेत हैं। ब्रेस्ट में थिकनिंग होना, लंप बनना, ब्रेस्ट की साइज में बदलाव होना या निप्पल से डिस्चार्ज होना, ये सभी ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया की प्रॉब्लम है और बच्चों में जिसको रिकेट्स कहते हैं वो किसकी कमी से होती है? ऑप्शन ए, विटामिन सी। ऑप्शन बी, विटामिन डी। ऑप्शन सी, विटामिन ए। ऑप्शन डी, विटामिन ई। तो जब भी ऑस्टियोमलेशिया मीन्स होता है हड्डियों का सॉफ्ट हो जाना, इतना सॉफ्ट हो जाना कि वो आसानी से टूट सकें, तो इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और ये कमी होती है विटामिन डी की कमी से, जिसको हम लोग बच्चों में इसको रिकेट्स या सूखा रोग के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन एक्सेप्ट obesity, फैमिली हिस्ट्री, कंटामिनेटेड वाटर, स्मोकिंग। हाइपरटेंशन के इनमें से सभी रिस्क फैक्टर हैं, या ऐसा कहें कि इन सभी से हाइपरटेंशन हो सकता है सिर्फ एक को छोड़ करके। तो जब बात होती है हाइपरटेंशन की तो मोटापे से बिल्कुल संबंधित है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि यदि आपको ब्लड प्रेशर कम करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, तो आप अपना मोटापा कम कीजिए। फैमिली हिस्ट्री भी होती है हाइपरटेंशन के लिए, क्योंकि यदि माता पिता को हो तो बच्चों में होने की सर्वाधिक संभावना होती है। और स्मोकिंग से भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम नहीं होती है जिससे कि वो है कंटामिनेटेड वाटर, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन ए, अकर्स इन अर्बन पॉपुलेशन, यह केवल शहरी आबादी को होता है। ऑप्शन बी, नॉर्मली अफेक्ट्स पीपल अबव 30 ईयर्स ऑफ एज, अधिकतर सामान्य रूप से यह 30 वर्ष के ऊपर के जो भी व्यक्ति होते हैं उनको प्रभावित करता है। सी, कैन नॉट बी क्योर्ड परमानेंटली फ्रॉम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देने से परमानेंटली ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 4 है 90-150 इज नॉट द करेक्ट रेंज ऑफ सिस्टोलिक बीपी। यहाँ पर जो हाइपरटेंशन के बारे में सत्य नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तो ये तो किसी को भी हो सकता है। ये ना शहर देखता है ना गांव देखता है, ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, अकर्स इन अर्बन पॉपुलेशन ओनली। तो अर्बन पॉपुलेशन में नहीं होता है, ये सभी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो 30:2, 15:2, 2:30 एंड 15:1। कंप्रेशन और वेंटिलेशन का जो नॉर्मल रेशियो होता है ये कितना होता है? ये होता है 30:2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, while using a cardio tocogram the given fetal
heart rate to uterine contraction relation shows the fetal heart rate gradually decreases and returns to baseline, but the nadir of the declaration occurs after the peak of each uterine contraction. Option 1, early deceleration, late deceleration, variable deceleration and acceleration. यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है, एक कार्डियोटोकोग्राम का यूज किया जा रहा है। तो कार्डियोटोकोग्राम एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके द्वारा फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर और डिलीवरी के टाइम पर। तो इसमें होता क्या है कि जो इसमें जो हार्ट रेट है ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है एंड रिटर्न टू बेसलाइन, और बेसलाइन पर वापस आ रही है। बट द नेडायर ऑफ डेसिलरेशन occurs after the peak of each uterine contraction. नेडायर का मतलब होता है नेडायर, इसका अर्थ होता है कि जो हार्ट रेट है उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है ग्राफ का उसको नेडायर बोलते हैं। वो डेसिलरेशन क्या है, ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो हो रहा है, डेसिलरेशन हो रहा है। तो इसमें जो पोजीशन बनेगी ये बनेगी लेट डेसिलरेशन इसको बोलेंगे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनः एक बार देख ले रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्डियोटोकोग्राम है, तो कार्डियोटोकोग्राम का जो यूज किया जाता है ये फीटल हार्ट रेट को डिलीवरी के समय या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर इसको यूज करते हैं कार्डियोटोकोग्राम को। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक ग्राफ बनता है जिसमें कि जो हार्ट रेट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, उसके बाद अपने बेस लाइन पर वापस आ जाती है। लेकिन जो नेडायर ऑफ डेसिलरेशन है वो क्या है, अकर्स आफ्टर ईच पीक ऑफ ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। प्रत्येक जब भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा पीक पर, तो जो उसका नेडायर है उसका वो क्या होगा, उसमें डेसिलरेशन होगा। तब डेसिलरेशन हो रहा है इसका मतलब है कि ये लेट डेसिलरेशन माना जाएगा, क्योंकि अर्ली डेसिलरेशन का मतलब होता है कि पहले ही हो चुका होता है। और इसमें जो वेरिएबल है तो वेरिएबल में वेरिएबल होगा और एक्सीलरेशन होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो एक्सीलरेशन में सीधा सीधा ऊपर ही ग्राफ चढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कंट्राइंडिकेशंस ऑफ नेसोफैरिंजियल एयरवे इज स्कल बेस फ्रैक्चर, सीडेटेड पेशेंट, अनकॉन्शियस ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर्स। तो कंट्राइंडिकेशंस ऑफ नेसोफैरिंजियल एयरवे, इसका जो नेसोफैरिंजियल एयरवे होता है इसका क्या कंट्राइंडिकेशन या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। ऑप्शन 1 जो इसमें दिया गया है स्कल बेस फ्रैक्चर, दूसरा है सीडेटेड पेशेंट, अनकॉन्शियस एंड ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर। तो इसका जो कंट्राइंडिकेशन होता है नेसोफैरिंजियल एयरवे का, ये होता है स्कल बेस फ्रैक्चर। स्कल के बेस पर फ्रैक्चर होने की संभावना होती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन। जब वेंटिलेशन का हाई फ्लो हो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जटिलता उससे पैदा हो सकती है। एस्पिरेशन, न्यूमोथोरेक्स, डायाफ्रैगमेटिक हर्निया एंड सीओपीडी। जब हाई फ्लो हो वेंटिलेशन का तो इससे जो प्रॉब्लम होगी, वेंटिलेशन का जब हाई फ्लो होता है तो इससे जो प्रॉब्लम होने की सर्वाधिक संभावना होती है वो होती है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स का अर्थ ये होता है कि जैसे ये लंग्स हैं, एक नॉर्मल लंग्स होते हैं, तो लंग्स के चारों तरफ जिस भी ये चेस्ट में है, जिस बॉल के अंदर रहते हैं उस बॉल में और चेस्ट बॉल और लंग्स के बीच में क्या हो जाता है, एयर आ जाती है। जब एयर आ जाती है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, इसको बोला जाता है न्यूमोथोरेक्स। तो इस कारण जो सबसे इसमें कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना होती है हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन के कारण, ये होती है न्यूमोथोरेक्स, जिसमें लंग्स अधिक हवा के दबाव के कारण कोलैप्स कर जाते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द FiO2 रेट इन द गिवन वेंचुरी मास्क। यहाँ पर जो एक वेंचुरी मास्क दिया गया है तो इसमें आपको पता करना है कि इसमें जो FiO2 रेट होगी ये कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 40%, 31%, 60% एंड 28%। तो इसमें जो वेंचुरी मास्क में जो FiO2 रेट होती है 40%। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient is having calcium level of 7 milligram per dl. Identify ECG changes in the patient. तो बोल रहे हैं क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जब किसी पेशेंट का जो कैल्शियम लेवल है 7 मिलीग्राम पर डेल है, पर डेसीलीटर है, तो इसमें जो ECG चेंजेस होगा वो क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है
टी वेव इन्वर्जन, टी वेव है वो उल्टी हो जाएगी। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल बढ़ जाएगा। तीसरा है प्रोमिनेंट टी वेव एंड फोर्थ है पीक यू वेव। तो पहली बात तो ये समझते हैं कि जब कैल्शियम लेवल 7 मिलीग्राम प्रति डीएल है तो इसका अर्थ है कि इस पेशेंट को जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है हाइपोकैल्सीमिया की। मीन्स शरीर में कैल्शियम की कमी है, क्योंकि नॉर्मल कैल्शियम लेवल होना चाहिए 8.5 से 10.5 mg पर डीएल होना चाहिए। तो अब जब किसी पेशेंट में ईसीजी कराएंगे इस प्रकार के पेशेंट की जिसको हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम है, तो इसमें जो ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे वो इस प्रकार से होंगे कि पी ईसीजी का जो फिगर होता है वो इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पी ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और ये टी वेव है। तो इसमें जो क्यूटी ये क्या हो जाता है, क्यूटी जो इंटरवल हो जाता है ये प्रोलोंगेशन हो जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे ये लंबा हो जाता है क्यूटी अंतराल। तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो भी इसमें फिगर बनेगा ईसीजी का वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टी कितना आगे जाकर के ये टी वेव आ रही है। तो ये प्रॉब्लम हाइपोकैल्सीमिया वाले व्यक्ति में देखने को मिलती है। और यदि यही प्रॉब्लम जब हाइपर कैल्सीमिया की होती तो उसमें जो क्यूटी होता वो ये छोटा हो जाएगा। ये जैसे कि हाइपो में ये क्यूटी इंटरवल बढ़ रहा है, इसी प्रकार जब यदि पूछ लिया जाता, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो क्यूटी है वो इस प्रकार से बन जाता। तो मीन्स ये टी पास में ही आ जाती, तो ये हाइपर कैल्सीमिया हो गया। जब टी दूर चली गई तो ये हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the abnormality seen in this patient, pH 7.25, PCO2 40, HCO3 22, Na 150 and Cl 100। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो नोट करते हैं कि जो pH है 7.25, CO2 की वैल्यू 40 है और SCO3 22 हो गया। SCO3 क्या है? 22 हो गया। उसके बाद सोडियम 150, सोडियम होता है 150 एंड कैल्शियम होता है, सॉरी ये कैल्शियम नहीं होगा, क्लोराइड होगा, क्लोराइड है 100। तो इसमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ये होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस की कंडीशन इसमें क्यों बन रही है? देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधा सीधा जो प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिल रही है ये है पीएच से संबंधित, क्योंकि जो पीएच का जो नॉर्मल वैल्यू होती है ये होती है 7.35 से 7.45। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है ये है 7.25, मींस वैल्यू एसिडिक की ओर जा रही है, क्योंकि जितना अधिक पीएच होगी वो उतना ही सॉल्यूशन एल्कली होगा। अब इसमें पीएच घट रही है, इसलिए सीधा सीधा आंसर बनता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का, और इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ड्यूरिंग सक्शनिंग द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन शुड बी। सक्शन करते समय पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, तो इस कंडीशन में जो पहला नर्सिंग इंटरवेंशन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 1, इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथीटर। सेकंड, सक्शन रैपिडली इन 5 सेकंड एंड रिमूव द कैथीटर। कॉल सीनियर नर्स, कॉल डॉक्टर इमीडिएटली। तो जब एक पेशेंट को जो कि कंप्लेन कर रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की, उसको सक्शनिंग किया जा रहा है, तो कभी कभी होता क्या है कि सक्शन करते समय कि जो कैथीटर है यही एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करने लगता है, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम पेशेंट को जो जिसको सक्शनिंग की जा रही है उसको प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरी बात ये होता है कि सक्शनिंग जो की जाती है वो 15 सेकंड से अधिक नहीं करना चाहिए। तो अब इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है इस प्रकार से कि इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथीटर। तुरंत ही जब पेशेंट को सांस लेने में समस्या होने लगे तो कैथीटर को, जो सक्शन कैथीटर है उसको तुरंत हटा लेना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ हाइपोनेट्रीमिया इज। ऑप्शन 1, फैटिग, एटेक्सिया, थर्स्ट, वीकनेस।
हाइपोनेट्रीमिया, किसी पेशेंट में क्या हो गया है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपो मीन्स कम एंड नेट्रीमिया मीन्स सोडियम, तो सोडियम की कमी हो गई है। तो सोडियम की जब कमी हो जाएगी तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होगी व्यक्ति को वो होगी उसकी फैटिक की, उसको थकान महसूस होगी। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, फैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। देखिए हाइपो मीन्स कम और कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम, कैल्शियम कम हो गया किसी व्यक्ति का तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होगी उसको, ट्विचिंग, निगेटिव चॉस्टेक साइन, वीकनेस एंड एक्सक्रेटेड डीटीआरएस। जिस भी पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम होती है उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मांसपेशियां कुछ देर के लिए सिकुड़ सकती हैं या ऐंठन आ सकती है, तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं ट्विचिंग। तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। तो जब हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम कम होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, मांसपेशियों में एकदम से सिकुड़न आ जाएगी, इसको बोलते हैं ट्विचिंग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट हैज वाइटल्स बीपी 120/66, pulse 88, SpO2 99, respiratory rate 23. This patient should be classified in which triage? Option 1 red, yellow, green, black. ट्राई एज का अर्थ होता है कि पेशेंट को उसकी कंडीशन के हिसाब से अलग अलग जगह पर रखना, तो इसलिए इसको कलर दिए गए हैं कि जब कोई पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस हो तो उसको इमरजेंसी में मतलब रेड कलर में रखेंगे, और अर्जेंट होने पर येलो में, एंड ग्रीन होने पर उसको, ग्रीन का मतलब है कि ये पेशेंट कम अर्जेंसी में है, नॉर्मल पेशेंट है इसलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपी एक नॉर्मल कंडीशन में है, पल्स भी नॉर्मल कंडीशन में है लगभग, और SpO2 भी नॉर्मल है। इसकी हल्की सी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई है, सांस बढ़ी हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इस पेशेंट को नहीं है क्योंकि आराम भी हो जाएगा इसको। तो इस प्रकार से जो इस पेशेंट को रखेंगे, इसको रखेंगे ग्रीन में। तो ग्रीन ट्राइएज में इसको, इस ट्राइएज कैटेगरी में इसको रखा जाएगा क्योंकि इस पेशेंट को कम अर्जेंसी की जरूरत है, लेस अर्जेंसी की जरूरत है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, patient is having temperature 104 degree Fahrenheit, BP 140/90 mmHg, respiratory rate 28 and pain scale 5. Which factor you will primarily manage in this patient? Option 1 temperature 104 degree Fahrenheit, BP 140/90, respiratory rate 30 and pain scale 5. तो एक पेशेंट ऐसा आया है जिसको कि फीवर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फीवर बहुत अधिक है, उसके बाद बीपी भी उसका बढ़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ी हुई है, और पेन भी उसको काफी अधिक हो रहा है क्योंकि पेन स्केल है इसमें 5 का है, मतलब पेन भी उसको ठीक ठाक है। तो इस प्रकार से जो मैनेज करने का सबसे पहले हम मैनेज करेंगे इन सब फैक्टर्स में, ये होता है टेम्परेचर। सबसे पहले उसका फीवर डाउन करेंगे, तब फिर आगे का प्रोसेस उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो करेंगे, क्योंकि फीवर जब तक डाउन नहीं होगा तो उसके सारे के सारे जो बॉडी के वाइटल फंक्शंस हैं वो नॉर्मल नहीं आ सकते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ये ऐसा फैक्टर है जिसको प्राइमरीली मैनेज करना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1।